हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, उसके सेक्शंस कौन से हैं और साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल कैसे बनता है, गवर्नमेंट फिर उसको कैसे इस्टेब्लिश करती है और ये ट्रिब्यूनल क्यों आखिर इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनर का ये एक फेवरेट टॉपिक है जो आपको लॉ के एग्जाम में ऑलमोस्ट हर 2 से 3 अटेम्प्ट बाद दिख जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल हमारा आज का टॉपिक है और हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में, इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर हम सेक्शन 48 को डिस्कस करेंगे जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा। फिर सेक्शन 49 में हम देखेंगे कि साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल आखिर कंपोज कैसे होता है। फिर सेक्शन 50 में हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशंस और सेक्शन 51 में हम टर्म ऑफ ऑफिस को देखेंगे। सेक्शन 52 में हम सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म एंड कंडीशन को देखेंगे। सेक्शन 53 में हम वैकेंसीज को कैसे गवर्नमेंट फिल करती है वो देखेंगे। सेक्शन 54 में हम देखेंगे कि रेजिग्नेशन कैसे देता है एक प्रेसिडिंग ऑफिसर, या फिर गवर्नमेंट उसको कैसे हटाती है उसके पोस्ट से। फिर सेक्शन 55 में हम देखेंगे कि फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट फाइनल एक बार बोल दे तो वो मान लिया जाता है, उसके ऊपर आप दोबारा से कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। फिर सेक्शन 56 में हम डिस्कस करेंगे कि स्टाफ ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 57 में हम देखेंगे अपील टू साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे आप साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकते हो। सेक्शन 58 में हम डिस्कस करेंगे पावर एंड प्रोसीजर ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 59 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 60 में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशन एक्ट कहाँ कहाँ पे साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल पे अप्लाई होता है। सेक्शन 61 में हम डिस्कस करेंगे कि जुरिस्डिक्शन जो है सिविल कोर्ट की, क्या वो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर होती है या उसके नीचे होती है या उसके बराबर होती है। फिर सेक्शन 62 में हम डिस्कस करेंगे अपील टू द हाई कोर्ट, कि कौन कौन से और कैसे कैसे ऐसे मुद्दे आएंगे जहां पे अगर आप साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं है उसके डिसीजन से, तो आप कब कब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। सेक्शन 63 में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंसेस की, और सेक्शन 64 में हम डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ पेनल्टी। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेक्शन 48 से लेके सेक्शन 64 तक सारे जो सेक्शंस है वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। तो चलिए अब हम सेक्शन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मीनिंग जो होता है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का वो क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे पहले जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह थे, ठीक है, तो वहाँ पे सिविल कोर्ट हो गया या फिर क्रिमिनल केसेस होते थे, तो वहाँ पे अपन कोर्ट में जाते थे। बेसिकली सिविल सूट के लिए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के लिए अपन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो इस तरीके से तो अभी यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट पे कई गलत काम होने लगे, तो उसके लिए लॉ बनाए गए, जैसे साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। तो जब ये लॉ आए, ठीक है, तो अगर कोई वायलेट करता है लॉ को तो वो केस कहाँ पे फाइल करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो फिर इन सब जो भी इंटरनेट से पॉइंट आएगा या उस पे के ऊपर कोई वायलेट होगा लॉ, तो उसको कौन सा ट्रिब्यूनल है जो कवर करेगा। तो उसके लिए ये एक गठित किया गया साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे साइबर से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा और डिसीजन दिया जाएगा। अगर आप कोई भी ऐसा मुद्दा है जहां पे आप इंटरनेट से रिलेटेड लॉ का वायलेशन हुआ है, तो वो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल होगा और वहां पे उसका डिसीजन दिया जाएगा। अब सेक्शन 48 हम देखते हैं कि बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो स्टैब्लिश कैसे होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल इशू ए नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशिंग वन और मोर एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैब्लिश कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो इशू करेगी आपको एक नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब एक इशू करेगी नोटिफिकेशन, तो उसके द्वारा ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो लिस्ट द सब्जेक्ट मैटर्स and locations that come under tribunal jurisdiction।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिस इशू करती है और नोटिफिकेशन लाती है कि हाँ ये हम साइबर ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं या यह, तो उसके साथ ही वो उसके सब्जेक्ट मैटर और उसके लोकेशंस और क्या क्या उसके अधिकार होंगे, उसके क्या प्रोसीजर होंगे, वो सारे उस नोटिफिकेशन में इशू करती है। तो इस तरीके से सेक्शन 48 में बाय द इशू ऑफ नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है ट्राइब्यूनल को। फिर सेक्शन 49 में आता है कंपोजिशन ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसमें क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या एस्टैब्लिश कर दिया ट्राइब्यूनल, लेकिन ट्राइब्यूनल को जो होता है ट्रिब्यूनल को चलाने के लिए लोग चाहिए। उसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और बाकी के मेंबर्स होते हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है उन लोगों को कि ये लोग जो हैं वो ट्राइब्यूनल में आएंगे और उसको रेगुलेट करेंगे, उसको चलाने में मदद करेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट इज मेड थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गैजेट होता है जहां पे वो सारी चीजें पब्लिश करती हैं। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करना ई गैजेट, तो ई गैजेट पे आप जाओगे तो ई गैजेट एक वेबसाइट है जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर चीज का नोटिफिकेशन इशू करती है। तो वहीं पे वो क्या करेगी, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करेगी जिसमें वो बोलेगी कि हाँ इस बंदे को हम चेयरपर्सन अपॉइंट कर रहे हैं या ये हमारे ट्राइब्यूनल के मेंबर हैं और इसको हम अपॉइंट कर रहे हैं। और ये कैसे अपॉइंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 49 में कॉम्पोजिशन होता है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का। फिर सेक्शन 50 में आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द प्रोसीडिंग ऑफिसर। जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन होगा या प्रोसीडिंग ऑफिसर हम जिसको कहते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है हमारा कि वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में जब वो रहते हैं जिनको हम अपॉइंट करने वाले हैं, तो हाई कोर्ट में जैसे वो हैं, ठीक है, तो उनके पास बेसिकली ये माना जाता है कि उनके पास लीगल जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी खासी है और वो लीगल मैटर्स जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जो इस चीज़ को संभाल सकते हैं। तो इसीलिए उनको हाई कोर्ट वाले जज जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर के रूप में। अगर हाई कोर्ट के जज नहीं मिले, ठीक है, उस तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इंडियन लीगल सर्विस। बेसिकली इंडियन लीगल सर्विस में अगर कोई बंदा या कोई ऑफिसर ग्रेड 1 के पोस्ट पे है और कितने सालों तक होना चाहिए, यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको कम से कम 3 इयर्स तक आपको इंडियन लीगल सर्विस में ग्रेड 1 के पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फॉर द प्रेसिडिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशंस होते हैं, पहले हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर दूसरा इंडियन लीगल सर्विस में वो ऑफिसर होने चाहिए ग्रेड 1 के पोस्ट पे और वहां उनका एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो इस तरीके से सेक्शन 50 में क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडिंग ऑफिसर डिफाइन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 51 में, टर्म ऑफ ऑफिस। बेसिकली जब प्रेसिडिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा तो उसका एक कार्यकाल होता है कि वो कितने अवधि तक, कितने टाइम तक, कितने इंटरवल तक वो ऑफिस को ज्वाइन करेगा और ऑफिस में बने रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे किसी ऑफिसर ने ज्वाइन किया 2015 में, तो वो 2020 में जाके रिटायर हो जाएगा। 2015 से लेकर 2020 तक जो है वो उसका टर्म ऑफ ऑफिस होगा, या एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो कंडीशन पहले पूरी हो जाएगी वो उसका टर्म ऑफ ऑफिस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि किसी ने यहाँ पे 2015 में ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसका पहले कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि उसका 2020 तक का कार्यकाल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो जब 2015 में उसने ज्वाइन किया तो वो था 62 इयर्स का, ठीक है, और 65 इयर्स का वो कब हो जाएगा, वो हो जाएगा 2018 में, ठीक है। तो अभी विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे वो 2018 में ही उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाएगा। भले ही पहली कंडीशन से हमें लग रहा हो कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस 2020 तक जाएगा, लेकिन नहीं, विच एवर इज अर्लियर वाले जो है यहाँ पे 65 इयर्स उनको पूरे हो जाएंगे, जिस वजह से उनका 2018 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 51 में डिफाइन है टर्म ऑफ ऑफिस।
फिर सेक्शन 52 बेसिकली बात करता है सैलरी अलाउंस एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफिसर। बेसिकली प्रोसीडिंग ऑफिसर को कितना सैलरी दिया जाएगा, क्या क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे, अदर टर्म एंड कंडीशन क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करेगी एक प्रोसीडिंग ऑफिसर पर, वो सारे सेक्शन 52 में डिफाइंस हैं। और सेक्शन 53 में बेसिकली क्या डिफाइन है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। जैसे कि प्रेसिडिंग ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया या किसी वजह से उसको हटा दिया गया या किसी वजह से बाय व्हाटएवर रीजन अगर वो वैकेंसी जो है वो खाली है, वो वहां पे बंदा अपने पोस्ट पे नहीं है, तो सेक्शन 53 में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिल करेगी। और वो कैसे फिल करेगी, जैसा अभी अपन ने सेक्शन 48 में देखा था उस तरीके से। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 54 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक प्रोसीडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है तो वो रिजाइन कर सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा सकती है उसके पद से। तो वो कैसे होता है, सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पद से दो तरीकों से हटता है, या वो खुद ही हट जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा दे, ठीक है। तो अगर वो पहले खुद से ही रेजिग्नेशन देता है तो उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं, तो रिजाइन बाय नोटिफाइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो राइटिंग में लिख के दे कि हाँ मैं इस पद से रिजाइन दे रहा हूं। रिमेन्स इन ऑफिस फॉर 3 मंथ्स, ऐसा नहीं है कि उसने अगर अप्रैल में अपना रेजिग्नेशन लिख के दे दिया तो वो अप्रैल में ही चले जाएगा, नहीं, उसको अप्रैल मई जून तक ऑफिस में रहना होगा। अंटिल ए सक्सेसर टेक्स ऑफिस, या फिर उसके जगह पर कोई और आ गया तो वो जा सकता है। जैसे उसने अप्रैल में मान लो रेजिग्नेशन दिया तो उसको 3 महीने कब पूरे होंगे, अप्रैल में जून। लेकिन मान लो कोई उसकी जगह पे अपॉइंट हो गया मई में ही, तो वो मई में जा सकता है अंटिल देयर टर्म एक्सपायर, या फिर जब तक उनका टर्म एक्सपायर ना हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है विच एवर इज अर्लियर कंडीशन के साथ यहां पे। तो ये हो गया रेजिग्नेशन का प्रोसेस, विच एवर कम फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रिमूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट जब खुद ही सामने से आके वो प्रेसिडिंग ऑफिसर को हटा देती है। तो उसमें क्या होता है कि पहले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, किस मुद्दे पे वो हटा सकती है, या तो प्रेसिडिंग ऑफिसर ने कोई मिसबिहेव किया हो या फिर इनकैपेसिटी हो, मतलब वो उस चीज को संभाल ही ना पा रहा हो, वो इनकैपेबल है उस चीज को करने के लिए, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा हो, या बेसिकली होता है कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो गया या किसी बाय वॉट एवर रीजन उसको चीजें नहीं समझ में आ रही, वो इनकैपेबल है उस पोस्ट को संभालने के लिए, ठीक है। तो थ्रू इन्वॉल्विंग एन इंक्वायरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो सीधा बोलेगी कि ये बंदा इनकैपेबल है हटा दो, नहीं, वो एक इंक्वायरी बैठाएगी बाय ए सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट की जाएगी। बिल्कुल ऐसा बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ये बंदा इनकैपेबल है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बैठेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि हाँ बाकाई में रियली में ये बंदा इनकैपेबल है या नहीं है। तो मान लो वो निकल गया कि हाँ वो इनकैपेबल है या मिसबिहेव किया है उसने, तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक जो फाइनल डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि हाँ हाँ हमारे हिसाब से ये है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगी कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है और आपको इसके डिफेंड में कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रेसिडिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं नहीं मेरे ऊपर ये गलत एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वो उसको डिफेंड करेगी कोर्ट में, या फिर वो एक्सेप्ट करेगी कि हाँ मैं इनकेपेबल हूं और वो अपने आप हट जाएगा जब वो एलिगेशन प्रूव हो जाएगा इन कोर्ट, ठीक है। तो दो तरीकों से हमने देखा कि सेक्शन 54 में प्रेसिडिंग ऑफिसर हटता है अपने पद से पहले रेजिग्नेशन देके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आके उसको रिमूव कर देती है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। फिर सेक्शन 55 में कुछ बातें डिस्कस की गई हैं जो फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स बोलते हैं। यहाँ पे दो चीजों पे बेसिकली ऐसा बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन ले लिया तो उसको फाइनल मानोगे और उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पहला, एन ऑर्डर डेजिग्नेटिंग द चेयरपर्सन ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जब कोई बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो उसके खिलाफ आप कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो करती नहीं अपॉइंट, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको इन्वॉल्व करके उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर अपॉइंट करती है। तो ये माना जाता है कि सारे प्रोसीजर जो हैं वो फेयर हुए हैं, इसलिए उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है।
और दूसरा क्या है, प्रोसीजर बेस्ड डिफेंस। इसमें क्या है कि जब सेंट्रल साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल बनता है तो उनको एक प्रोसीजर अपने हिसाब से चलाने के लिए दिया जाता है कि आपको जैसा सही लगे विद इन लॉ रह के आप अपना प्रोसीजर सेट कर सकते हो। तो कल को आप ये उठ के नहीं बोल सकते कि यार साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ये प्रोसीजर इसका बाकी कोर्ट से अलग है। आप ऐसा नहीं, इसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू नहीं होने वाला। तो ये दो चीजें सेक्शन 55 में डिफाइन है। इसके बाद सेक्शन 56 बात करता है स्टाफ ऑफ द साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। इसमें क्या कहा गया है कि ऑल द स्टाफ एम्प्लॉयज एंड अदर ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट विल थिंक फिट। मतलब सभी साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल के जो स्टाफ होंगे, एम्प्लॉय होंगे या ऑफिसर्स होंगे, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय विल वर्क अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन बोले तो प्रेसिडिंग ऑफिसर। तो जो भी ऑफिसर या एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके लाएगी वो किसके अंडर काम करेंगे? वो प्रेसिडिंग ऑफिसर के अंदर काम करेंगे। तो सेक्शन 56 में ये डिफाइन है कि स्टाफ ऑफ साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल कौन होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी और वो किसके अंदर काम करेंगे। फिर सेक्शन 57 डिस्कस करता है अपील टू साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल। इसमें बताया गया है कि इफ ए पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंट्रोलर्स और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स डिसीजन, तो वो साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। लेकिन कब? विद इन 25 डेज अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड फीस। कोर्ट में जब हम कोई भी केस फाइल करते हैं तो एक कोर्ट फी होती है, तो वो स्पेसिफाइड फीस यहाँ पे कहा गया है। फाइल आफ्टर 25 डेज इफ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई विद द ग्राउंड ऑफ डिले। बेसिकली लॉ के हिसाब से सेक्शन 57 क्या बोलता है कि आपको विद इन 25 डेज जो है वो फाइल कर देना चाहिए अपना जो अपील है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कोई अनसर्कमस्टांसेस क्या हो जाता है कि कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके कारण हम टाइम पे नहीं फाइल कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड है जिसकी वजह से आप नहीं फाइल कर पाए, तो आपको 25 डेज के पीरियड के बाद भी वो करने देंगे अपील। उसके बाद जब आपने अपील फाइल कर दी तो ट्राइब्यूनल को कम से कम उसको 6 महीने के अंदर जो है वो रिजॉल्व करना होगा। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि ट्राइब्यूनल विल ट्राई टू रिजॉल्व द अपील विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिसीविंग इट। जैसे कि आपने अप्रैल में अगर कोई अपील फाइल की तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक ट्राइब्यूनल को वो केस को रिजॉल्व करना होगा। तो ये सारी सेक्शन 57 की बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 58 की तरफ। सेक्शन 58 में बेसिकली पावर ऑफ साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल हैव द सेम पावर एज सिविल कोर्ट। मतलब जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर होती हैं इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, वो सारी साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भी हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि summoning and enforcing the attendance of any person and examining him oath। मतलब बेसिकली बोले तो किसी को समन इशू कर सकता है वो साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल कि हाँ भाई अब कोर्ट में आओ। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उसमें कोई भी ऐसा वो साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि हाँ भाई आपने जो बातें कही हैं उसका डॉक्यूमेंट तो दिखाओ, उसके प्रूफ करो, एविडेंस लाओ इस चीज को, तो वो भी उसके पास पावर है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट्स के द्वारा भी वो एविडेंस को ले सकती है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, वो एग्जामिनेशन के लिए अपना एक नोट वो बुला सकती है कि हाँ भाई आप जो एग्जामिनेशन होना है विटनेस का, उसके डॉक्यूमेंट्स लाओ, विटनेस को बुलाओ। तो ये सारी चीजें जो भी एक डिसीजन को लेने में हेल्पफुल हो चीजें, वो एक साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल कर सकती है, बिल्कुल एकदम सिविल कोर्ट की तरह। फिर उसके बाद उसके पावर क्या है? रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, वो खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकती है जैसा सिविल कोर्ट कर सकती है सेम वे में। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, वो एप्लीकेशन को बेसिकली रिजेक्ट भी कर सकती है अगर वो वैलिड ग्राउंड्स उसके नहीं है तो। और यहाँ पे क्या है कि एक्स पार्टी भी डिसाइड कर सकती है। बेसिकली एक्स पार्टी में क्या होता है कि जैसे दो हमारे जब एक कोई भी केस फाइल होता है कोर्ट में तो दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक जो होता है वो फाइल करने वाला होता है प्रोसिक्यूटर, और एक जो होता है वो होता है डिफेंडेंट, ठीक है।
तो दो हमारी चीजें हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में आता नहीं है किसी वजह से, कोर्ट ने उसको समन इशू कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी वो डिफेंडेंट आ ही नहीं रहा। तो उस केस में क्या होता है ना कि कोर्ट अपने मन से, या जो उसके पास एविडेंसेस हैं प्रोसिक्यूटर के द्वारा दिए हुए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो एक फाइनल डिग्री पास कर देती है जिसको एक्स पार्टी कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी पावर है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। या फिर एनी अदर मैटर बीच में भी प्रिस्क्राइब। इसमें क्या होता है कि जो भी इसके इसके अलावा जो मुद्दे हैं जो सिविल कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, वो सारे मुद्दे साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 58। और सेक्शन 58 बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पावर्स बताओ आप हमें। तो आप देखोगे यहाँ पे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 ये जो पावर्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि उसको रिजॉल्व करूं। फिर सेक्शन 59 में हम बात करते हैं राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या कहा गया है कि द अपेलेंट हैज द ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग इन पर्सन, अपॉइंटिंग वन और मोर लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट हिम बिफोर द ट्राइब्यूनल। तो बेसिकली सेक्शन 59 में ये राइट दिया गया है कि अगर कोई बंदा खुद नहीं अपियर हो सकता, ठीक है, या तो वो खुद अपियर हो जाए, गुड, और अगर नहीं हो सकता तो वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है इन द कोर्ट। ये उसका राइट है सेक्शन 59 के अंदर। ठीक है, फिर सेक्शन 60 में लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया गया है कि लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू ट्राइब्यूनल अपील्स। बेसिकली लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है कि किसी किसी मुद्दे पे ना एक टाइम पीरियड दिया गया होता है कि अगर ये मुद्दा है ये मुद्दा है तो आप उसको एक विद इन अ टाइम फ्रेम फाइल करो। क्योंकि बेसिकली लॉ का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, अब उसको अपने अधिकारों की चिंता ही नहीं है, उसको अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, तो उनको सोए रहने दो। ठीक है, उनके लिए हम बार बार किसी और को परेशान नहीं कर सकते। बेसिकली आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि कोई आज एक केस हुआ, आप 15 साल बाद जाके जाग रहे हो, फिर कोर्ट में फाइल कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि टेम्पर हो जाते हैं एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंस विटनेस जो होते हैं वो इधर उधर हो चुके हैं, ऐसा माना जाता है विटनेस खत्म हो गए हो। तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है जिसमें कि एक टाइम फ्रेम दिया होता है कि हाँ अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप विद इन 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, हर सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वो टाइम फ्रेम अलग है। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, लिमिटेशन एक्ट के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कितने टाइम का लिमिटेशन पीरियड होता है जिसमें आपको पेटिशन या अपील फाइल करनी होती है कोर्ट में। अगर वो टाइम बीत गया तो आप फाइल नहीं कर सकते, वो लीगली माना ही नहीं जाएगा। तो बेसिकली ये सारे लिमिटेशन जो है वो ट्राइब्यूनल्स के अपील्स पे भी अप्लाई होती हैं। फिर सेक्शन 61 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ये क्या बात करता है कि नो सिविल कोर्ट कैन कंसीडर ए सूट और एक्शन इन दैट इफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑथराइज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल टू डील विद पर्टिकुलर कंसर्न। यहाँ पे देखो आप कोई भी मुद्दा जो है वो दो तरीके से आप फाइल कर सकते हो, या तो आप सिविल कोर्ट में जाओगे या आप साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो साइबर से रिलेटेड हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में वो कवर हो, तो कोई भी सिविल कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो सारे मामले कौन देखेगा, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई भी मुद्दा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आ रहा है, कवर है, तो आपको साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल करना होगा, सिविल कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो यह सेक्शन 61 के अंदर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 62 की तरफ। सेक्शन 62 बताता है कि अगर आप साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं हो, या आपको लगता है कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया है वो लीगली नहीं गलत है, या मिस्टेक ऑफ लॉ है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, अपील कर सकते हो, लेकिन वो विद इन 60 डेज ऑफ द ट्राइब्यूनल डिसीजन। जैसे ही ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया उसके विद इन 60 डेज आपको हाई कोर्ट में अपील करना है
कि हाँ मैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं हूँ, और आपको फैक्ट बताने होंगे कि हाँ क्या क्या रीजन से आप खुश नहीं हो, ठीक है। और जब हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं कोई भी अपील, तो वहां पे दो चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। पहला, आपको सारे फैक्ट्स बताने होंगे कि आप किस वजह से उसके डिसीजन से खुश नहीं हो, और दूसरा, आपको मिस्टेक ऑफ लॉ अगर है तो आप वो बताओगे कि हाँ साइबर अपील ट्रिब्यूनल ने इस लॉ के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया है, उसने अपने ही जो मन में आया उसको वो कर दिया उसने। तो आपको ये दो चीजें बतानी पड़ेगी हाई कोर्ट को जब आप अपील फाइल करोगे। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे ही आप अपील फाइल करोगे हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि आप कोई नया एविडेंस नहीं ला सकते हो। जो आपने साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल किया है वही आपको वहां भी हाई कोर्ट में दिखाना होगा। ऐसे तो मतलब क्या होगा कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपने कोई और एविडेंसेस दिए होंगे और हाई कोर्ट में जाके आप कुछ नया ही लेके आ जाओ, तो भाई साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो जब उसके पास एविडेंस ही नहीं था वो चीज, तो वो उसके बेसिस पर डिसीजन कैसे देती। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है जब आप फाइल कर रहे हो अपील इन हाई कोर्ट, कि नया कोई भी एविडेंस यहाँ पे आप जाके वो नहीं कर सकते हो। और चलो एक टाइम को अगर आपने कर दिया, हाई कोर्ट उसको ले भी लेती है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगी कि आपने आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये एविडेंस फाइल नहीं किया, और अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए, तो आपका अपील जो है वो सीधा रिजेक्ट होगा। तो ये मतलब दो धारी तलवार है बेसिकली, तो इसको थोड़ा सोच समझ के चीजें करते हैं अपन। तो मोटा मोटी सेक्शन 62 में क्या बताया गया है कि आप विद इन 60 डेज ऑफ ट्राइब्यूनल डिसीजन हाई कोर्ट में अपील फाइल करोगे। अगर 60 डेज से ऊपर हो गया तो भी हाई कोर्ट अपील को ले लेती है, लेकिन फिर वही है कि आपको एक वैलिड ग्राउंड देना होगा कि हाँ इस वजह से मैं 60 डेज के बाद आ रहा हूँ, इस वजह से मैं 60 डे के अंदर अंदर नहीं अपील फाइल कर पाया हाई कोर्ट में। तो ये है। अब सेक्शन 63 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन 63 में क्या बोला गया है कि कंपाउंडिंग कंट्रावेंशंस, बेसिकली मैक्सिमम पेनल्टी अमाउंट imposable under this act for contravention is not exceed the prescribed maximum for such contravention when compounded। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी अपन बेसिकली एक पेनल्टी ड्राइव करते हैं, पेनल्टी को कंपाउंड करते हैं, तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो उसमें यह बोला गया है सेक्शन 63 में कि आप कोई भी जो लॉ के हिसाब से जो अमाउंट है उससे ज़्यादा आप पेनल्टी नहीं ले सकते हो। तो ये एक कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 63 में बताया गया है। फिर सेक्शन 64 में रिकवरी ऑफ पेनल्टी, अगर आपने किसी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी, ठीक है, और अगर वो बंदा नहीं पे कर पाया तो उसको आप कैसे रिकवर करोगे, तो सेक्शन 64 में रिकवरी ऑफ पेनल्टी बताई गई है। इफ ए पेनल्टी इशूड अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड देन इट इज कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू एरियर्स। तो जैसे हम लैंड रेवेन्यू एरियर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, सेम उसी वे में हम रिकवरी ऑफ पेनल्टी भी करेंगे। अब लैंड रेवेन्यू एरियर्स क्या है, तो इसको मैंने अभी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना। वो लैंड लॉ के अंदर पूरा कवर है प्ले लिस्ट, जिसमें आप लैंड रेवेन्यू एरियर्स सर्च करना मिल जाएगा। तो लैंड रेवेन्यू एरियर्स बेसिकली क्या होता है कि जब कोई लैंड होता है उस पर गवर्नमेंट को रॉयल्टी फी करनी होती है। रॉयल्टी जो है वो गवर्नमेंट को अपन को डिपॉजिट करानी होती है, जिसका वो जमीन है, ठीक है, जिसपे वो काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हम नहीं करवा पाए 3-4 सालों तक, तो गवर्नमेंट उसको नोट करती जाती है, वो एरियर हो जाता है। तो जब आप पे करने जाओगे ना तो आपको एक साथ सब पे करना होता है, तो उसी को बेसिकली एरियर्स कहा जाता है। तो और लैंड से रिलेटेड है तो लैंड रेवेन्यू एरियर्स, तो बिल्कुल सेम उसी वे में अपने को रिकवरी करनी होती है पेनल्टी की, जो इस एक्ट में है। फर्दर, until the penalty is paid the license or digital signature certificate is suspended। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पेनल्टी नहीं पे की तब तक आपका जो लाइसेंस है और आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो अब मुद्दा ये उठता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्यों आखिर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो बेसिकली साइबर में क्या होता है, इंटरनेट के ज़माने में क्या होता है, या बेसिकली साइबर ट्रिब्यूनल किससे डील करता है, इंटरनेट वाले मुद्दों से, है ना। तो इंटरनेट पे क्या होता है ना कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज नहीं कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर कहें उसको सस्पेंड कर दिया जाता है अंटिल यू पेड द पेनल्टी, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 48 से लेकर सेक्शन 64 तक ऑफ साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो और आपको अगर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल लगा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन को मैं रिसॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।